नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज एक अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चा बेहद गर्म है। प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है और ये बयान अवैध अंबर के लिए आया है कि उन पर ईडी की जांच चल रही है। वैसे में क्या कुछ पूरा मामला है और ईडी की जांच अवैध अंबर पर क्यों चल रही है, तो इस वक्त हमारे साथ अवैध अंबर सर जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। आखिरकार प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि आप पर तो ईडी की जांच चल रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले मैं आपके व्यूवर्स को आज दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। और मैं जानता हूं कि प्रशांत किशोर जी को जितना गंभीर व्यक्ति समझ करके पूरी बिहार की जनता उनको रणनीतिकार एंड ऑल मानती थी, वो बैलून फट गया है, फूट गया है। जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जिसको मैं पार्टी ही नहीं मानता, उसने अपने मन से कई जगह कहा कि वो बहुत शिक्षित और अच्छे जानकार लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे घूम करके। अगर उनकी प्रवक्ता सदफ इकबाल मैडम ने, जैसा कि आपने अभी बताया, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, ईडी की जांच एक बड़ा विषय है। अगर मुझ पे किसी सब्जेक्ट में जो हम पढ़ाते हैं उससे एफिलिएशन किए हुए, मान लीजिए हम कोई टेक्निकल कोर्स चलाते हैं, आईसीटी की कोई जांच आई हो हम पे, हम पीसीआई से फार्मेसी काउंसिल से फार्मेसी चलाते हैं, अगर फार्मेसी काउंसिल की कोई जांच आई हो तो मैं पूरे बिहार की जनता से अपने कोई भी कमियों पर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। पहली बात तो ये बिल्कुल निराधार टॉपिक है, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन यही बात, ईडी की जांच वाली बात, प्रशांत किशोर की ज़ुबान से कहवा दीजिए। सदफ मैडम हमारी कौमी बहन भी हैं और बहुत नई और अनाड़ी प्रवक्ता हैं। सिर्फ इतना करवा दीजिए कि प्रशांत किशोर जी यही बात कह दें तो प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के सभी सदस्यों को अपने जूते पे नाक रगड़वा के माफ़ी मंगवा दूंगा। अगर ये सच निकला तो भाई उसका फैसला करेगी सरकार, लेकिन अगर सच नहीं निकला तो उन पे एक डिफेमेशन का ऐसा केस लगाऊंगा कि भागते उनको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी ने अगर ये बात कही होती तो इसको मैं गंभीरता से लेता, लेकिन एक ऐसी प्रवक्ता ने कहा है जो शायराना है, पहले शायरी पढ़ती थी, तो उनके बारे में क्या कहना है। 12 चट्टी गया से मैं फलाना, लोग मजाक उड़ाते हैं, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन वो बहुत अनाड़ी हैं और वो प्रवक्ता को कोई जानकारी के बगैर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना उनके पास इसकी कोई कॉपी है, मांगिए, दिखाइए मीडिया को, दिखाइए कोई ऐसी मीडिया में कोई बात है तो। कोई अगर उनके पास ऐसी कोई नोटिस आई है तो इसकी जानकारी तो आप जानते होंगे कि आजकल भारत सरकार इतनी एक्टिव है कि अगर किसी एक इंसान पर एक भी एफआईआर है और रजिस्टर्ड एफआईआर है, उस रजिस्टर्ड एफआईआर को आप डायरेक्ट जा कर के गूगल करके आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर किसी का केस चल रहा है तो उस केस के बारे में आप पूरी बात इंटरनेट पर जाके पढ़ सकते हैं। अगर एक भी केस वो साबित कर दें, एक भी कागज़ साबित कर दें, तो मैं पूरे बिहार की जनता से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। लेकिन मैं किसी के पर्सनल अटैक पे नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि जनसुराज पार्टी, जिसको वो पार्टी का आधार बनाना चाहते थे, पार्टी का एक विकल्प के रूप में लाना चाहते थे, अगर ऐसे अनाड़ी के बीच से चलेगी तो हमको तो नहीं लगता है कि अपने किसी सदस्य का कोई एक ज़मानत भी बचा पाएगी वो कहीं से। आप बार बार अध्यक्ष को लेकर कह रहे हैं कि दादा को बना दिया गया, युवा को बनाना था, दादा को बना दिया गया। आखिरकार क्यों ये कह रहे हैं? दोनों का मतलब क्या है? ये मतलब बहुत साफ है। मान लीजिए आपको हम कहें कि भाई हम अपने परिवार के लिए एक लड़की देख रहे हैं, संस्कारी लड़की की खोज कर रहे हैं, पढ़ी लिखी लड़की की खोज कर रहे हैं, जो हमारा घर बसाए, जो हमारा घर चलाए। ऐसा परिवार में बात करते हैं ना हम लोग। और लड़की की जगह पे कोई बुढ़िया को ला दें तो उसको क्या कहेंगे आप? दादी ही कहेंगे ना, कि लड़की कहेंगे? बिहार के विकास में
बिहार को बढ़ाने में रिटायर लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनको आराम की ज़रूरत है, आराम करें। अब पहले पूरी 40 सालाना ज़िंदगी बिहार से बाहर गुजारे हो भैया, आप पूरी 40 सालाना ज़िंदगी आपने पलायन करके अपने आप के निर्माण में लगा दिया, पड़ोस की खैरियत तक नहीं पूछी, और आज जब सब कुछ मलाई मारने के बाद आपका रिटायरमेंट हो गया, ख़त्म हो गया, तो आप आए हैं बताने कि पलायन नहीं होना चाहिए। आप आए हैं मंच का दूसरा मलाई मारने। अच्छा, यही लोग क्यों आए हैं? कहाँ से आखिर ये लोग आते हैं? किसने इंपोर्ट किया इनको? किसने भेजा है? ये तो बहुत अजीब सी बात है कि झोला ढोएं हम कार्यकर्ता, टेंट लगाएं कार्यकर्ता, भीड़ लगाएं कार्यकर्ता, जिंदाबाद के नारे लगाएं हमारे गरीब के बेटा बेटी, और अध्यक्ष बनेगा मलाई मारने वाला राजकुमार। हर समाज में राजकुमार है, हर जाति और धर्म में एक राजकुमार है, हर जगहों पे बड़े लोग हैं। ये वही घरानों से बड़े लोग आते हैं, ये कोई गरीब नहीं है। दलित में भी कई ऐसा परिवार है जो बहुत अमीर रहा है, ये उन्हीं परिवारों के सदस्य हैं। अरे भैया, एक तरफ आप बोलते हो कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात करेंगे, और दूसरी तरफ सभी इंसान को बैठा करके मूर्ख बनाते हैं कि पहला अध्यक्ष इस जाति का होगा, दूसरा अध्यक्ष इस जाति का होगा, तीसरा अध्यक्ष इस जाति का होगा। अरे भैया, आप कहना क्या चाहते हो? आप हो क्या? एक तर्क आप देते हो कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम लोग बात करेंगे, और जाति और धर्म के आधार के बगैर आप कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं तय करते हो। अरे कोई टैलेंट के ऊपर में बात करो आप। जहाँ तक आपने देखा है कि हर कथनी और करनी में फ़र्क है। उन्होंने कहा 61 मुसलमानों को इलेक्शन लड़ाएंगे, फिर कहा 18% को लड़ाएंगे। 18% 43 होता है, 42 पॉइंट कुछ आता है तो 43 माना जाएगा, और आप फिर कहते हो 40 देंगे। अरे अभी आप पार्टी बने नहीं हो, सही से आप खड़े नहीं हुए हो, तो आप इतना शब्द बदल रहे हो। मैंने कभी, मेरे दोस्त फ़ोन कर रहे थे, वो 17 तारीख से पहले रिज़ाइन कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग रिज़ाइन कर रहे हैं। अभी आपको बताऊं कि सुना है मैंने कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्या पागलपन है भाई! आप एक बात बताइए, जनता दरबार लगाकर हमारा चीफ मिनिस्टर बिहार गरीबों का मसीहा की तरह हर किसी को सुन रहा है। उस राजनीति में भी आपको हम लोग बहुत सारे होप खोज रहे हैं, हम लोग बहुत सारी डेवलपमेंट खोज रहे हैं। ज़िलों में जनता दरबार का प्रचलन चलाया गया, और आप अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नया लेके आए हैं, और वहाँ अपॉइंटमेंट लेके लोग, जनता आपसे मिलेगी। आप इतनी बड़ी पार्टी हो गए हैं, अभी उनका ना कोई ज़िला परिषद है, उनका ना कोई वार्ड मेंबर है। अरे भैया, एमएलसी का इलेक्शन कोई जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लड़ी है? एमएलसी का इलेक्शन कौन लड़ा है? एक वो जो अपने आप को एमएलसी बताते हैं कि वो एमएलसी जो साहब हैं वो जनसुराज पार्टी के लोगों पे लड़े हैं क्या? हम अगर एमएलसी हैं, हम जनसुराज पार्टी को समर्थन दे दें तो जनसुराज नहीं लड़ी ना। जनसुराज अभियान में वो अभियान के लोगों ने इलेक्शन लड़ा था। पार्टी कभी एक भी कोई विधायक बनाई है, एमएलसी बनाई है, आपको ज़िला परिषद बनाई है, वार्ड मेंबर बनाई है? जब उसका कोई नहीं है तो ये गर्मी है, इतनी गर्मी है साहब को। जब वो बन जाएंगे तो क्या होगा? मुसलमान क़यादत जिसकी वो बात कर रहे हैं 40 की, वो बहुत ख़तरे में है इस पार्टी के अंदर। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, मुनाजिर हसन साहब आरजेडी के बड़े नेता थे, जेडीयू में बड़े नेता रहे, उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ इनके चेहरे को दिखा के मुसलमानों के बीच जब कोई जाता है, हम लोग भी जाते थे जब अभियान में, तो हम लोग बोलते थे कि हमारे साथ मुनाजिर हसन है। हम लोग गांव में ये जाके बता रहे हैं, और आप लोगों को ये कहते हो कि इन्हीं में से किसी को नेता बनाएंगे। मुनाजिर हसन साहब के अलावा किसी को मंच से बुलवाया हो तो बताइए, किसी को मंच से नेता बनाया हो तो बताइए। बिहार कथनी और करनी पे अगर फ़र्क देखेगा तो गांव में कालिक पोत देगा भाई साहब। ये बिहार है, और बिहार से देश की राजनीति तय होती है। यहाँ बच्चा पैदा होकर चलने सीखने से पहले राजनीति सीखता है। यहाँ नहीं चलेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई फसो.com, ये नहीं चलने वाला यहाँ। अच्छा, एक और सवाल रहेगा आपसे। आप प्रशांत किशोर के साथ लंबे समय से रहे, उनका जो यात्रा चल रहा था उस यात्रा में भी आप भी लगातार उनके साथ चले।
क्या कभी आपको लगा कि जो ये फंडिंग आ रही है, जो पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं उनके पास? देखिए, हर लोगों का एक तरीक़ा था काम करने का। आपको मैं बता दूं कि मैं जब इनके साथ जब से आया, तब से हम लोगों ने अपने कोर टीम से हमेशा जानने की कोशिश की। देखिए, जब इंसान किसी नई जगह पे जाता है तो उसका फेस और उसकी ज़ुबान, उसका फेस एक्सप्रेशन और उसकी आंखें सच बोलेंगी तब जब उसको अंदर की सब बातें पता होंगी, और वो उसी कॉन्फिडेंस से बात को रखेगा। 6 महीने में 6 लोग भी अंदर कोर टीम के सदस्य में ऐसे नहीं थे जिनको कोई भी बात पता है। ये एक ऐसी चीज़ चल रही है जिसमें आप जैसे बोल रहे हैं ना कि हम जैसे साधारण लोग जो कॉलेज चलाते हैं, जो एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उनको बोल रहे हैं कि हम लोग माफिया हैं। इतना बड़ा काम चल रहा है, इतने बड़े सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं, जाहिर है कि उसके ऊपर सरकार को भी सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, आज हम लोगों ने अपनी कोर कमेटी, कुछ दिन पहले जब हम उस पार्टी में थे तो बाढ़ का बड़ा प्रकोप पूरे बिहार में, भयंकर बाढ़ प्रकोप है गंगा पार, जहाँ से उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी। हम लोगों ने सभी ने इस बात को देखा और सच में एक वाहिनी बनी हुई है, जो युवाओं की वाहिनी है। उन युवाओं की वाहिनी में कई लोगों ने आवाज़ उठाया। ये मेरे फेसबुक के स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा कि हम लोगों को भी बाढ़ में राहत पर काम करना चाहिए। जो इंसान पूरे गंगा पार के गांव-गांव घूमा, उसको ज़्यादा पता था कि भाई यहाँ पे क्या हालात होंगे। अपने सभी प्रोग्राम को कैंसिल करके, सभी विजिट्स को कैंसिल करके, प्रदेश अध्यक्ष के साथ किसी एक फोटो में भी कोई एक भी जन स्वराजी अगर अभी तक नज़र आया हो तो बताइए। पूरे बिहार में ऐसा लगता है जैसे एक पप्पू यादव जी का ही कुछ वीडियो देखने में आता है कि वो गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं, और उनकी टीम के सदस्यों की कुछ वीडियोस आई हैं। एक जगह से सिमरी बख्तियारपुर के इलाके से एक विधायक हैं यूसुफ सलाउद्दीन, मैंने उनका वीडियो देखा है, उनके फ़ोटोज़ आए हैं मेरे पास, उनके भी कई लोग वहाँ बांट रहे हैं, और इसके अलावा मैंने किसी का नहीं देखा। ये प्रशांत किशोर का कैसा दर्द है? वो कह रहे हैं कि बिहार का दर्द मैं समझता हूँ, हर भाषण में वो बिहार का दर्द को बयां करते हैं। तो ये कैसा दर्द है कि जब आधा बिहार डूबा हुआ है, और वो बिहार डूबा हुआ है जहाँ पर उन्होंने यात्रा किया, अच्छे तरीके से उन्हें सब कुछ पता है, तो उनका दर्द कैसे प्रशांत किशोर भूल गए? अपनी टीम को भेज सकते थे, खुद जा सकते थे, फंड उनके पास इतना पैसा है, उनको खाना पीना का व्यवस्था करा सकते थे। देखिए, मैं आपको सही बताता हूँ, प्रोफेशनल लोग जब हो जाते हैं ना, जो बहुत अंदर से प्रोफेशनल होता है, उसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं होती है, और उसकी प्रोफेशनल लाइफ जब बहुत ड्रीम को लेकर चलती है तो उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रह जाता है। जब उसका अपना रिश्ता बहुत कमज़ोर रहता है, पारिवारिक रिश्ता कमज़ोर रहता है, तो उसके गांव के में सामाजिक रिश्ता भी कमज़ोर है। वार्ड मेंबर का भी इलेक्शन कभी नहीं लड़े होंगे प्रशांत किशोर, वार्ड सदस्य भी नहीं रहे होंगे, बिहार के नेता बनने की बात कर रहे हैं। तो जब प्रोफेशनली जब इतना ड्रीम लेके कोई इंसान चलता है तो वो बहुत रिश्तों को खो देता है, उस भावनाएं उसके अंदर नहीं होती हैं। भावनाएं सिर्फ उसमें होती हैं जिसने ज़मीन से ही गांव का दर्द देखा हो। ये तो भैया एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें लोगों को इमोशनल करके कि आपके बेटा का प्लान, भैया पलायन तो छोड़िए, जो अभी वहाँ रह रहे लोगों के साथ जो तकलीफ़ें हैं उसमें साथ देकर दिखाइए, बाढ़ के साथ दिखाइए। कोई 500-600 करोड़ रुपया आप बताते हैं कि आप खर्च कर देंगे, आपको इलेक्शन में ऐसा ही लोग साथ दे देंगे। आप 500-600 करोड़ की राहत भेजिए बाढ़ पीड़ितों को। मेरी तो राय है, अगर आप सच्चे एक बिहारी हैं तो आप इस काम में लगिए, मेरी राय। देखिए, आप अंबर जी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रवक्ता का जो बड़ा बयान निकलकर सामने आया था, उसको लेकर भी इन्होंने सीधा सीधा चेतावनी जारी किया है और कहा है कि जो प्रवक्ता ने बयान दिया वो हमारी ही कौम की है, हमारी बहन है, लेकिन अगर यही बात प्रशांत किशोर कह दे तो प्रशांत किशोर को सरेआम माफ़ी तक मांगना पड़ जाएगा, और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यहाँ तक इन्होंने कहा कि हम कोर्ट का नोटिस भी भेज सकते हैं अगर ये बात प्रशांत किशोर कह दे, और अगर उनके पास इसकी पुष्टि करने के लिए कोई जानकारी है तो खुलकर साझा कर सकते हैं, कोई कागज है तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।